आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है और इसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम में फिजिक्स को किस तरह से हैंडल करना है। और साथ ही साथ वैसे तो ये प्रोग्राम गुड लक के लिए है, लेकिन हम इसमें बच्चों को ये भी बताएंगे कि लास्ट टाइम में अपने को फिजिक्स को किस तरह से हैंडल करना है, साथ ही साथ पेपर में फिजिक्स को अपने को किस तरह से हैंडल करके चलना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 17 जुलाई को इस बार नीट का पेपर होने वाला है। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सभी लोगों ने काफ़ी दिनों से काफ़ी अथक प्रयास किए हैं इस एक दिन के लिए। पूरी कोचिंग ने, पूरे आपके जो फैकल्टीज़ हैं, पूरा स्टाफ है, आपके गार्जियंस हैं, इन सभी ने भी साथ में बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों के साथ। और अब सारा दारोमदार जो है वो एक दिन पे आके टिक जाता है, 17 जुलाई 2022। हम सभी लोग चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी बातें होती है जिनका अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो रिजल्ट को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली बदला जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो उन्हीं कुछ ही बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ इस एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं विनोद कुमावत सर, जिन्हें बच्चे वीके सर के नाम से जानते हैं, बच्चों में खासे लोकप्रिय हैं। सर ने पहले कोटा में, उसके बाद अहमदाबाद में काफ़ी लंबा सर का टीचिंग अनुभव रहा है, और अब सर जो है शिक्षा नगरी सीकर की तरफ आए हैं और सीकर की तरफ सर ने प्रस्थान किया, और यहाँ पे भी सर का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया है बच्चों ने। सर की पढ़ाने की स्टाइल बहुत शानदार है, और साथ ही साथ इनकी जो स्माइल है, इससे ये बहुत ही टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व करके बच्चों को लाभान्वित करते हैं। इन्हीं के साथ हैं बाजिया सर, राजेश कुमार बाजिया सर, जिनको हम आरकेवी सर के नाम से जानते हैं। सर का 6 साल का एक्सपीरियंस है। पहले सर कोटा में शिक्षा प्रदान करते थे, इसके बाद सर सीकर आए हैं, और प्रिंस में सर को लगभग 4 साल हो गए हैं, और बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। और नीट में बहुत टफ से टफ क्वेश्चंस को सर बहुत ही इजी ट्रिक बता के और बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसके बाद हमारे साथ है आदित्य व्यास सर। नमस्कार सर। सर को 10 साल का लंबा टीचिंग अनुभव है। सर ने पहले दिल्ली में, फिर जयपुर में, इंदौर में, देश की नामी कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्रदान की है, और अब सर ने शिक्षा नगरी सीकर की तरफ प्रस्थान किया है। और सर के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो लास्ट टाइम में बच्चों के लिए खासे उपयोगी साबित होते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सर जो है काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट पैनल से चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियाँ याद आ रही है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो 17 तारीख को बच्चों जो आप पेपर देने जा रहे हैं, उसके बारे में अपने को कुछ बातें जो हैं वो भी डिस्कस कर लेनी है, साझा कर लेनी है, ताकि ऐन वक्त पर हमसे कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं विनोद कुमावत सर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर, पेपर से पहले अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। जी सर। तो लास्ट टाइम में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका बच्चों को विशेष ध्यान रखना होता है, और या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बच्चों को इग्नोर करना चाहिए, कौन से ऐसे डूज हैं और कौन से ऐसे डोंट्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है? जी सर, ज़रूर। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो बच्चा है, अगर वो एग्ज़ाम देगा तो उससे पहले सबसे पहला उसका काम होगा उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। जी सर। यानी उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा बच्चे को सबसे पहले। तो उसके लिए उसको सबसे पहले स्टार्टिंग 2-3 दिन 4 दिन पहले ही उसको अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करना पड़ेगा जो पेपर का टाइमिंग शेड्यूल है वो उसके अकॉर्डिंग डल जाए, मैच हो जाए उससे। टाइमिंग शेड्यूल जैसे मान लो कि 2 से 5 अगर टाइमिंग है उसका, तो बच्चे का नॉर्मली 2 से 5 का टाइमिंग थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो बच्चा क्या है कि उस टाइम को अपने एक्टिव मूड में ले आए, उस टाइमिंग को पहले, जैसे उसके कोई प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या कोई कोचिंग का जो टेस्ट पेपर है, कोई प्रैक्टिस पेपर है, वो उस समय में वो प्रैक्टिस करे, उसी 3 घंटे के अंदर वो प्रैक्टिस करे बेसिकली। तो उससे क्या है, उसका टाइमिंग सेट हो जाएगा। दूसरी बात ये रही कि बच्चा जो है उस
उस एंड टाइम पे, उस 2-3 दिन पहले या 1 दिन 2 दिन पहले जी। उसको अपनी नींद कंप्लीट 7 से 8 घंटे एवरेज उसको सोना है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है उस एग्जाम के प्रेशर से नींद नहीं ले पाता है। तो उसको क्या है 2-3 दिन पहले से ही सेट करना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चा अपने उस समय में, उस टाइम के लिए, क्योंकि वो 3 घंटा ही बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी नहीं करी है। कई बार बहुत मेहनत करने वाले बच्चों के लिए वो 3 घंटे खराब हो जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उससे पहले और कि बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उससे पहले उसको खाने पर अपना प्रॉपर ध्यान रखना है कि हेल्दी फूड लेना है। एक्स्ट्रा कुछ बाहर का खाना वाना नहीं है, जंक फूड वगैरह ये अवॉइड करना है उस बच्चे को, ताकि उसका क्या है वो टाइमिंग वगैरह और जो बीमार होने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम से कम हो जाए। फिर उसके बाद में बच्चे का सबसे बड़ा काम डिप्रेशन लेने का है। अगर कोई भी बच्चे ने ईमानदारी से जो भी पढ़ाई करी है इतने दिन के अंदर, तो उसको ज्यादा डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसको मेंटली फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे के लिए। वरना पेपर के अंदर थोड़ा सा 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर बच्चा सोचने लग जाता है कि यार मेरा पेपर कैसे हो, कुछ रिपीटर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ वो सोचता है कि यार मैं पिछले साल भी एग्जाम दिया था, इस साल भी एग्जाम दूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज उसको सोचना नहीं है। अब उसने जो मेहनत करी है, जो होना था वो चुका है, जो साल में प्रिपरेशन पढ़ाई हो चुकी है उसकी, बिल्कुल सर। अब आपको इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अब इस समय पर आपको पढ़ाई के लिए आपको शॉर्ट नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं, सर ने बनवाए हैं या फिर आपको कोई फॉर्मूला बुकलेट दी है, उसको आप ध्यान में रखें। पूरा ढंग से पूरा बड़े से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर में 1 दिन लगा दिया हो, आज उसके सारे सवाल आज करने बैठे हो, नहीं। अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, मन से करी है, तो आप बिल्कुल उस फॉर्मूला बुकलेट से आप अपना रिवीजन, उन चैप्टरों को सबको रिवाइज कर सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स थे, ये फॉर्मूले, हाँ ये फॉर्मूले थे, उसको मैं इस तरह के सवाल बन सकते हैं, उसको वो 10 मिनट 15 मिनट में अपनी एक चैप्टर के फॉर्मूला बुकलेट से वो रिवाइज कर सकते हैं। ये उस बच्चे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी सर जी। तो विनोद सर ने अपने अनुभव से काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके अंदर अपने को नींद पूरी लेनी है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको जो आपके एग्जाम के दिन की जो दिनचर्या रहेगी उसके हिसाब से अभी से सेट करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम में आपको नींद ही नहीं आ रही है एक रात पहले, और उससे फिर सारा जो आपका शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, अपने को जंक फूड को अवॉइड करना है। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है कि तबीयत का अपने को विशेष इस समय ध्यान देना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है वो ये बताई है कि इसमें अपने को कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो अपन ने पढ़ रखा है उसी को बहुत लाइट वे में ही अपने को रिवाइज करना है। इसके लिए आप फॉर्मूला बुकलेट को यूज में ले सकते हैं। लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आदित्य व्यास सर की तरफ बढ़ते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन आप लोग आपसे ये है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार सर ऐसा होता है कि जब अपन फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें फिजिक्स कंपैरेटिवली टफ आ जाती है। वैसे तो फिजिक्स आपको पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए अमूमन टफ ही होती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली टफ आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं, बच्चों को हम बताते भी हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने को घबराना नहीं है। यस सर। फिर भी आप अपने अनुभव से कुछ बातें ऐसी साझा करें जिससे बच्चे का यहाँ मार्गदर्शन हो कि अगर कुछ खतरनाक क्वेश्चन आ जाए या कुछ देखने में खतरनाक क्वेश्चन आ जाए तो उनसे कैसे बच के निकला जाए या उनको कैसे हैंडल किया जाए। सर इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से वो अगर शुरू कर रहे हैं पेपर को और उनको लगता है कि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अगर टफ हैं जी सर, तो मैं यही कहूँगा कि वो पेपर को लास्ट से स्टार्ट करें, मतलब पलट दें उसको एक बार, जो है 1 से 5 ना करके और लास्ट में उसको जैसे 45 से स्टार्ट कर दें। क्योंकि वो एक डराने के लिए ऐसा एक पेपर सेट किया गया है कि आप शुरू के क्वेश्चन से डर जाएं। और उससे होता क्या है कि जो बच्चा है उसका एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर जाता है। जी सर। कॉन्फिडेंस में अगर उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अच्छे से सही भी करके आ सकता है। जी सर। कॉन्फिडेंस गिरने के बाद में बच्चा जो है थोड़ा सा उसको लगता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है। जबकि होता ये है कि लास्ट के जो क्वेश्चन है या फिर लास्ट के भी अगर उसको टफ लग रहे हैं तो मैं कहूँगा बीच में से वो पेपर को उठा ले। जी जी। और बीच में से पेपर जो है अगर वो, मैं तो सबसे पहले ये कहूँ कि वो एक राउंड ले पहले पेपर का, जिसमें उसको लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से बहुत ही सिंपल जो है बन रहे हैं। जी जी। और उसके बाद में फिर वो सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करे जिसमें उसको थोड़ा भी अगर कॉन्फिडेंस है या उसको लगता है कि ये क्वेश्चन का फॉर्मूला या कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। मतलब चुन चुन के अपने को, जैसे दुश्मन को मारना होता है, ऐसी स्थिति में चुन चुन के क्वेश्चन अपने को करने होंगे और एक कॉन्फिडेंस बनाए रखे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेपर जो है इतना टफ नहीं देंगे, क्योंकि
सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसमें एक कुछ क्वेश्चन डराने के लिए टफ दे दिए जाते हैं, जैसे बच्चा 65% अगर अपन पेपर को देखें जी जी तो उसमें क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एवरेज जो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा कर सकता है वैसे क्वेश्चन वो डालते हैं। बाकी कुछ ही परसेंटेज जो है वो टफ होता है, जिसको बीच बीच में जो है वो पेपर को टफ बनाने के जैसा बिल्कुल क्रिएट करते हैं। ओके। तो जैसा सर ने बताया कि जानबूझ के कुछ क्वेश्चन टफ डाल दिए जाते हैं, ऐसा बच्चों के मोटिवेशन को, मतलब बच्चों के कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए किया जाता है। ये एग्जामिनर की ट्रिक भी हो सकती है, एग्जामिनर की चाल भी हो सकती है। 3-4 क्वेश्चंस को एक बंच में, टफ क्वेश्चंस एक साथ डाल दिए, आप एक के बाद एक क्वेश्चन में फंसते जाएंगे, और जब आप फंसते जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, ऐसी स्थिति में अपने को जो है पैटर्न ही चेंज कर देना है। आप शुरू से ना करके उसको जो है लास्ट से करना स्टार्ट कर दें, या बीच में से करना स्टार्ट कर दें, या छांट छांट के जो कहते हैं अपन, चुन चुन के जो है क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, कुल मिला के बात ही है। पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, तो वो अपने को नहीं खोना है। बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं हम बाजिया सर की तरफ। तो बाजिया सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसा हमने देखा 2020 में कि पेपर उम्मीद से भी बहुत ज्यादा आसान आ गया, तो मान लीजिए कि उम्मीद से बहुत ज्यादा आसान पेपर आ जाए, तब क्या होता है कि कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कई बार वही कैलकुलेशन करने लग जाता है, कितने नंबर आ गए, उतने नंबर आ गए। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को कैसे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उस पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए जब पेपर उम्मीद से ज्यादा आसान आ जाए? इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सर जैसे ही पेपर बहुत इजी आ जाए, जैसे आप बोल रहे हो बच्चा वहीं कैलकुलेशन करने लग जाता है, इतने नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये कॉलेज मिल गया मेरे को, एसएमएस तो मिल गया। इसमें क्या होता है, बच्चा 4-5 मिनट वेस्ट कर देता है, और वहाँ पे एक मिनट, 5 मिनट का मतलब 5 क्वेश्चन करने अपन को, तो 5 क्वेश्चन मतलब अपने 20 नंबर तो ऐसे ज्यादा हो गए। दूसरी बात ये कि पेपर ईजी आया, इसका मतलब कट ऑफ अपनी क्या जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। बहुत बढ़िया, सबके लिए ईजी आया। इसका मतलब अपन को क्या करना है, पूरे पेशेंस के साथ और बिना टाइम वेस्ट किए और कॉन्फिडेंस में ना आके अपन को पूरे धैर्य के साथ, जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में पेपर में तुरंत लग जाना है। और रियल में देखा जाए तो अपना जैसे अभी अपन ने लाइव की हेडिंग लिखी, नीट रूपी रण। जी सर। तो रण में एक योद्धा, अच्छा योद्धा वो माना जाता है जो लड़ने के लिए, जो जीत के लिए जा रहा है। जीत के लिए जा रहा है। क्या है कि कभी भी अपने सामने वाली टीम को कमजोर नहीं समझता, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या पता कब भी क्या है, बाजी पलट सकती है। इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग में अपन को इजी लग रहा हो, लास्ट के क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि उसमें अपन टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, कैलकुलेशन में फंस जाए। जी सर। तो हो सकता है कि अपना क्या हो जाए कि टाइम लास्ट में हो जाए, कोई टॉपिक छूट सकता है, बिल्कुल 5-7 क्वेश्चन रह सकते हैं। जी सर। इसलिए अपन को पूरे पेशेंस के साथ में रहना है, और पूरा पेशेंस के साथ, पूरा एनर्जेटिक और पूरा फोकस्ड होके अपन को पूरा जो अपन ने पूरी साल मेहनत किया है उसको, और इस बार ये भी 20 मिनट क्या एक्स्ट्रा दिया, हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन कुछ हार्ड भी आ सकते हैं। इसलिए अपन को स्टार्टिंग में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ओके, जैसा सर ने कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे आसान पेपर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब आसान पेपर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई इतने नंबर तो अपने आ गए, सिलेक्शन हो गया। उसके चक्कर में सर आसान क्वेश्चन भी वो गलत कर बैठता है, आसान क्वेश्चन को भी। और वो अगर पेपर आसान है तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए आसान है, और अगर टफ है तो ध्यान रखना है कि सभी के लिए टफ है। बहुत टफ पेपर आया है तो कट ऑफ अपने आप कम चली जाएगी, बहुत आसान पेपर आया है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। उस बात की कैलकुलेशन आपको पेपर के दौरान नहीं करनी है, वहां पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन बातों में आपको वेस्ट नहीं करनी है। इन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विनोद सर से पूछना चाहूंगा कि जैसा देखा जाता है कि कई बार फिजिक्स के पेपर में कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं। जी सर, जी जरूर। तो फिजिक्स के पेपर में जब कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं, तो अब लास्ट टाइम जैसे 2-3 दिन कुछ नया भी नहीं पढ़ना बच्चों को, तो क्या क्यों ना इन लास्ट के 2-3 दिनों को अपन इस तरह से यूज में लें ताकि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाली प्रॉब्लम होती है इससे वहाँ पे पेपर में बचा जाए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन ही होते हैं जो थ्योरेटिकल आते हैं, ज्यादातर तो फिजिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। फिर भी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे इन क्वेश्चंस की अपने को तैयारी करनी चाहिए? देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए सर अब पूरी स्टडी, पूरी कंप्लीट स्टडी तो बच्चा कर नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, इतना समय नहीं है उसके पास। अब उसके पास दो चीजें हैं मेन तो इसके अंदर। जैसे अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ समराइज पॉइंट्स होते हैं, लास्ट में कुछ टेबल्स वगैरह बनी हुई होती है, एक बॉक्सा बना होता है ब्लू कलर में, तो उसमें बच्चा क्या करे, उसके समराइज पॉइंट्स को पढ़े। कई बार अपन को थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ अच्छी बातें लिखी, कुछ एक्सेप्शनल केस लिखे हुए होते हैं उसके अंदर, तो वो बच्चा उस समय पर देख सकता है, लास्ट टाइम पर एक बार देख सकता है, रिकॉल कर सकता है। उसके अलावा अपने जो मॉड्यूल है उसके अंदर लास्ट में भी समराइज पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ टॉपिकों के बाद में अपने समराइज पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनको बच्चा समराइज करके याद कर सकता है, पॉइंटों को लास्ट में उनको एक बार देख सकता है जो समरी दी हुई है शीट के पीछे। इसके अलावा कुछ समय अगर उसके पास बचा बच्चे के पास, तो नोट्स को
क्विक रिवीजन के रोप पे। कैसे? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, मैं भी हूं तो मैं भी लिखाता हूं कुछ पॉइंट्स, या तो वो सवाल के रूप में पहले आया हुआ है या फिर आने के लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अच्छी बात है तो वो नोट करके स्टार मार करके अपन लिखाते ही है। तो वो चीज उसको लास्ट टाइम पे बच्चे को देखनी है। इससे क्या है, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आते हैं तो 5 क्वेश्चन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अपन को ध्यान रखना है। वो थ्योरी के क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है। मेन बात ये है, न्यूमेरिकल में तो उसके दिमाग में आता है कि भाई फॉर्मूला लगाना है, आंसर सामने आ जाता है, कांसेप्ट आता है तो आंसर आएगा। अब उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा थ्योरेटिकल भी आ जाता है इसमें आंसर का ही पता नहीं चल पाता, ये है कि तो वो कंफर्म होता है तो ही आंसर बच्चा दे पाता है। उसमें कई बार करेक्ट इनकरेक्ट ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। तो कई बार चारों क्वेश्चनों से आंसर निकल के फिर आ जाता है अपने पास में। तो ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। उसके लिए अपन को ये समरी टाइप से अपन को देखना पड़ेगा। इतने समय में हम लोग पूरा कंप्लीट रिवाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने तो शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, नहीं तो अपना जो स्टडी मटेरियल है उसके पीछे एक पूरी समरी दी हुई रहती है, पर चैप्टर की समरी दी रहती है। आप उस समरी को लास्ट टाइम में पढ़िए। एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, आपने पढ़ रखी है, उसमें टेबल्स होती हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए, सरसरी निगाह से देख लीजिए। कभी भी थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो बेटा आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। आपने अच्छी तैयारी की है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है। और जैसा सर ने बताया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे स्टार मार्क करवाया हुआ है आपको, उनको एक बार आपको लास्ट टाइम में देख के चले जाना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन जो आदित्य व्यास सर की तरफ। जी सर। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की हमने बात करी, विनोद सर ने बहुत सटीक जवाब दिया। हमें पता है कि फिजिक्स की जो अप्रोच होती है वो न्यूमेरिकल होती है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और नीट का जो मेरा अनुभव रहा है पढ़ाने का, उसमें एक बात मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व की है, बच्चों के साथ कई बार शेयर की है, आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि नीट का जो पेपर बनता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत ईजी होते हैं, हद से ज्यादा ईजी होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डेटा चेंज करता है। लेकिन उसमें मैंने जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट की है वो ये नोट की है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता है, और जो जो संभावित गलतियां एक स्टूडेंट कर सकता है एग्जाम के माहौल में, उन गलतियों को करके उसका आंसर निकाल लेता है और उन्हीं को एज ए ऑप्शन सेट कर देता है। अब क्या होता है कि बच्चा जब एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो गलती करता है, और जब गलती करता है तो उसको ऑप्शन दिख जाता है, और ऑप्शन दिखने के बाद उसको राम जी दिख जाते हैं, तो वो सेकंड थॉट लेता ही नहीं है और उसमें फटाफट से टिक करता है। बच्चे का वही आंसर जाता है, खुश भी ज्यादा होता है, खुश बहुत होता है वो, लेकिन लास्ट में उसका जो है वहां पे -1 हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि फिजिक्स में ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर बच्चों से ये साझा करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स अपने को किस तरह से कम करनी है, ऐसा ना हो कि बहुत आसान से आसान क्वेश्चन भी अपना कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो जाए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो उस दौरान वो कोई इंपॉर्टेंट बात उनको ऐसी लगी, कोई फॉर्मूला जो उसमें कोई ऐसी टर्म उनको अगर दिख रही है, जी जी, जैसे उनको दिख रहा है कि फोर्स लिखा हुआ है तो वो उसको F करके लिख ले उसके ऊपर जो है जी, और जो वैल्यू उनको दिख रही है उस वैल्यू को जो है वो अंडरलाइन कर ले उसको एक बार, क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बिल्कुल सर। तो फॉर्मूला लिखने के दौरान ही उसको वैल्यू एक अजम्पशन ना करे कि वो उसने पुट कर दी या पुट कर देगा फिर ये आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो गिवन वैल्यू होती है क्वेश्चन में वो उसका परफेक्ट आंसर लेके आएगी। जी, बच्चा ये सोच रहा है कि मैं जी की वैल्यू 10 रखूंगा तो मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जी, कभी कभी जी जो है स्मॉल जी 9.8 उसका जो उसने दिया, हाँ उसने दिया हुआ होता है कि जी को 9.8 लेना है। जी, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। बिल्कुल, तो हम खुद की एज्यूम की गई वैल्यू को ना पुट करें। जी, दूसरा जब कैलकुलेशन करें तो थोड़ा साफ सफाई का अपन ध्यान रखें, मतलब साफ कैलकुलेशन करें। एक टर्म अगर आप पुट कर रहे हैं, आपको खुद की राइटिंग नहीं समझ में आ रही है और आप उसमें किसी पॉइंट को किसी नंबर को इधर उधर पुट कर देते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया सर ने, तो आपको जो है वो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आ सकती है। और बहुत ज्यादा टफ पेपर कैलकुलेशन वाइज नहीं बनाते हैं, उनको भी मालूम है कि एक बच्चे को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो वो खुद अगर सॉल्व करके देख रहे हैं इसका मतलब आंसर तो आएगा। आप उसको अगर गलत वे में लेके जा रहे हैं क्वेश्चन को, अगर उसको सही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप मिसगाइड हो गए, ट्रैक से भटक गए, और आपको अगर लग भी रहा है कि क्वेश्चन में कि मेरा बहुत ही बड़ा सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है, तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आप उसके कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे, गलत ट्रैक पे चले गए आप, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। उसमें एक ये है कि कोई भी बच्चा अगर मान लो कैलकुलेशन का जो पार्ट है, जी सर, वो पहले ही उनको पता है कि क्वेश्चन में जो है जैसे बहुत टफ कैलकुलेशन अपने नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो उसमें अपने बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। जी सर जी। या अपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसमें कैलकुलेशन हो सकती है पर वो सभी क्वेश्चनों में नहीं होगी। बिल्कुल। वो एक टाइम मैनेजमेंट उनका होता है कि अगर एक क्वेश्चन में उन्होंने टफ कैलकुलेशन दी है तो दूसरा क्वेश्चन वो इजी भी देंगे। जी।
तो कैलकुलेशन से इतना घबराना नहीं है, आप सिंपल जैसे कैलकुलेशन नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे आप अप्लाई करें वहाँ पे, बस कॉन्फिडेंस से आप वहाँ पे कैलकुलेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने भी देखा है कई बार कि कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन इतनी गंदी करते हैं, उसमें जब वो कट करते हैं तो कुछ डेटा मिस हो जाता है, और मिस होने की वजह से लास्ट में उनका जो आंसर आता है, क्या होता है सर, जब फाइनली में उनका आंसर आंसर होने के बाद आता हाँ, है, तो वो अगर मैच नहीं करता है ना, तो फिर वो बच्चे की दिक्कत आती है, वो कैलकुलेशन कैलकुलेशन चेक कैसे करे, वो बिल्कुल सही बात कर है, पाता, तो वो समय खराब हो जाता है, समय खराब हो जाता है, तो समय इंपॉर्टेंट है उस समय पर, तो वो देखना जरूरी होता है उस समय। तो अगर थोड़ा सा भी उसको सफाई से कर लेगा बच्चा, हाँ, तो बाद में रीचेक कर सकता है, रीचेक कर सकता है, बिल्कुल उसको। बिल्कुल, ये थोड़ा फायदा रहता है उस चीज से, और उससे डेटा मिस होने का चांस भी नहीं होता। एक बात और बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि स्टेप वाइज जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर स्टेप में कैलकुलेशन कर देते हैं। जब आप हर स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, किसी भी स्टेप में अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो लास्ट में आपका आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। नीट में क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसका डेटा इस तरह से बनाया जाता है कि अपने को डेटा को कैरी करके आगे लेके जाना है, और लास्ट स्टेप में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर डेटा कैंसिल हो जाएगा, और बहुत ही कम समय में बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आ जाएगा। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, नीट में तो ऐसा ही होता है जी। पहले कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे आर हुआ तो वो वैल्यूज है लास्ट में कैंसिल हो जाती है वो, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। शुरुआत में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, लास्ट में करने की कोशिश करें। और उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी एक स्टेप में आपने गलत कैलकुलेशन कर दी तो लास्ट में आंसर गलत आएगा। तो इन सब चीजों से अपने को बचना है, टाइम भी बचाना है, कैलकुलेशन भी मिनिमाइज अपने को फटाफट करनी है। जाता है सर, लेकिन उसका समय जो था वो वेस्ट हो जाता है, वहाँ 30 सेकंड में सवाल होता है, उसको 5 मिनट लग जाती है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड का समय खर्च हो जाता है। और अगर वो गलत हो गया तो -1 हो जाएगा, आप चेक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इतनी गंदी कैलकुलेशन की है, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। तो इन सब चीजों से अपने को बचना है, इन बातों का अपने को वहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ बाजिया सर की तरफ। तो बाजिया सर, लास्ट टाइम पे अपन बच्चों से आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि 11th क्लास के और 12th क्लास के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको बच्चे थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। वैसे तो जो आजकल का पैटर्न है एनटीए का, अपने को कोई भी टॉपिक ना तो छोड़ के जाना है, और चैप्टर में भी कोई भी टॉपिक छोड़ के जाने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हर टॉपिक से पुट अप होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो अपन लोग जानते हैं। फिर भी आप कुछ ऐसे टॉपिक सजेस्ट करें बच्चों को जिनको लास्ट टाइम में एक बार अगर वो देख लेते हैं तो उनका स्कोर यहाँ पे बढ़ सकता है। पिछले 2 साल से देखा जाए तो कोरोना में तो सर देखा जाए तो ज्यादा 12th का जो पोर्शन है, 12th का वेटेज ज्यादा आ रहा था कोरोना में, बिल्कुल 65% कम से कम 12th का वेटेज आ रहा है। फिजिक्स में 12th का वेटेज 2 साल से ज्यादा आ रहा था, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। लेकिन अपन को ये सोच के नहीं चलना कि इस बार भी ऐसा ही होगा। 11th 12th दोनों का क्या करना है, पूरा से अच्छे से पढ़ के जाना है, दोनों का पूरा वेटेज, दोनों को प्रॉपर वेटेज देना है, प्रॉपर वेटेज के साथ में जाना। बहुत बढ़िया। अगर 11th की बात करें अपन, जी सर, तो 11th में क्या अपन को थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है, जी जी जी, दूसरा एसएचएम वेव का जो पार्ट है, जी सर, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। बिल्कुल, और एक सबसे छोटा सा टॉपिक जो है यूनिट डायमेंशन एंड एरर, 3 सवाल आए, 3 सवाल आए, 2-3 तो 100% आएंगे, एरर का हर साल क्वेश्चन आएगा ही आपका। जी जी। और अगर अपन बात करते हैं यूनिट डायमेंशन एरर पढ़ लेते हैं, टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल आ जाता है, वो बच्चों से होता नहीं है। ऐसा है जिसमें समय कम लगता है, छोटा टॉपिक है और सीधे सटीक आंसर्स होते हैं, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत, बहुत इजी होता है। 5-7 रूल है, उसके चक्कर में अपन एक क्वेश्चन खो देते हैं। उसके बाद में अगर 12th की देख रहे हैं अपन, तो 12th में देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। बच्चा क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। 4 से 5 बिल्कुल, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो मॉडर्न से आते हैं, और सेमीकंडक्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता है, इतना सा इजी पार्ट है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है ज्यादा। उसके बाद में जैसा देखा जाए तो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, ऑप्टिक्स के पोर्शन में भी 2-3-4 क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन तक मिल जाता है। अब अपन क्या करते हैं, ऑप्टिक्स का इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा पढ़ते हैं, लास्ट में जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। आप देखते हैं हर साल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है, देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं उनमें उन चीजों को ध्यान रखना है। और बेटा आपको छोड़ के तो कोई भी टॉपिक नहीं जाना है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक भी है तो भी कम से कम उसको फॉर्मूले रिवाइज करके तो जाना है। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले। नीट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। अब आपको फॉर्मूला याद हो, सीधा 5 नंबर, ना कोई कैलकुलेशन करनी, सीधा टिक करना। सही है, नहीं तो आपके दिमाग में ही रहेगा कि ये टॉपिक तो मेरा छोड़ा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दोगे। बिल्कुल ऐसा आपको करना ही नहीं जी। ओके बेटा। इसमें जैसे ऐसे रहता है, मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 साल पहले जैसे हमने देखा, जैसे रोटेशन एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत टफ यूनिट मानी जाती है, मैकेनिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, शायद फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर होता है, आरबीडी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन 2 साल पहले जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था
जिसमें टॉर्क निकालना था, R क्रॉस F फॉर्मूला लगाना था, बिल्कुल R दे रखा था, F दे रखा था, क्रॉस प्रोडक्ट करना बच्चों को आता ही है, बिल्कुल इस टाइप का कुछ आंसर आ रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा ये चैप्टर छोड़ के चला जाता है तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि भैया आरबीटी तो मैंने पढ़ा नहीं, तो फिर अगर बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है आरबीटी के चक्कर में उसने छोड़ दिया तो वहां पे उसको 4 नंबर का नुकसान हो गया, 4 नंबर का नुकसान हो गया। इसलिए बेटा कोई भी टॉपिक तो छोड़ के जाना ही नहीं है। वैसे आपने नहीं भी छोड़ा है, अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो कम से कम फॉर्मूले तो आपको रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेता है। अब जैसे सर ने बताया कि पूरा अपन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी देखिए, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, एक लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक आसान भी होता है और आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रोगली से एक सवाल आता ही आता है, इस बात का अपने को पता ही है। इसके अलावा आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, ज्यादातर तो आया हुआ क्वेश्चन ही आता है, लेकिन बच्चे क्योंकि छोड़ के चले जाते हैं इस चैप्टर को, इस चक्कर में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा यूनिट एंड डायमेंशन बता ही दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, टेस्ट सीरीज में आपको खूब क्वेश्चन दिए हैं, हमने जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स को टेस्ट सीरीज में टच किया है और जो बच्चा छोड़ के चला जाता है, खूब बार आए हुए हैं, और वो कैलिपर की बजाय स्क्रू गेज ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, और वही सवाल मैं देख रहा हूँ कि बार बार उठ के आ रहे हैं, उसमें वो जो जीरो एरर होता है उसी को बार बार पूछ रहा है, तो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, पेपर बहुत शानदार होगा। बिल्कुल लीस्ट काउंट पूछ लेता है, अब जो बच्चा छोड़ के गया है उसको लीस्ट काउंट पता ही नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसको फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो इन बातों का अपने को यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब वीके सर से। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसा अपन देख रहे हैं कि लास्ट ईयर में कोरोना काल के बाद जब लास्ट ईयर थोड़ा सा नीट के पैटर्न में बदलाव किया गया, 35 क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए, 15 क्वेश्चन सर बाद में एज ए चॉइस दिए गए, उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस करने, 5 क्वेश्चंस अपने को लेफ्ट आउट कर देना है। पहले तो ऐसा होता था कि 45 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेक्शन ए हो गया और एक सेक्शन बी हो गया। पहले तो जैसे अपन देखते हैं कि 45 क्वेश्चन ही आते थे तो 45 क्वेश्चन बच्चों को करने होते थे। लास्ट ईयर ऐसा था कि 180 मिनट्स में ही आपको 180 क्वेश्चन करने थे। पढ़ने के लिए जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था उसका कुछ भी वहां पे हिसाब किताब नहीं था, लेकिन इस बार जैसे एनटी ने 20 मिनट्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि सेक्शन ए जिसमें कंपलसरी क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, तो इनको अटेम्प्ट करने की बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो 15 क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको चॉइस मिल रही है तो उसको अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे वो जो चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन करें। जी, मैं शुरू से बताऊंगा इस बारे में बात। जी सर ने इस बारे में पहले भी थोड़ी बात बताई डिफिकल्टी के बारे में कि स्टार्टिंग में पेपर सवाल टफ आ गया तो पीछे से उठाए। बिल्कुल। तो मेरा भी ये कहना है कि पेपर जैसे मान लो कि हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, पार्ट ए को अगर सोल्व करना शुरू कर रहे हैं, सपोज दैट कि स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो हमको उस पेपर को ऐसा नहीं लेना है कि पेपर बहुत टफ आ गया, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सभी के लिए टफ है। क्या पता आपकी एग्जाम में, आपके कोचिंग एग्जाम्स के अंदर आपके 700 नंबर 650 नंबर आ रहे थे, आप कॉन्फिडेंट थे कि भाई मेरा सिलेक्शन श्योर है, बट ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन टफ आने से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। डीमोटिवेट नहीं होना है, वो एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, और ना ही वो एक क्वेश्चन आसान ज्यादा आ गया तो वो ना आपका सिलेक्शन करवा सकता है। आपका पूरा कंप्लीट पेपर मायने रखेगा, उसमें आपने कैसे सेटअप बनाया है। तो उसको क्या करो, पहले पार्ट फर्स्ट को लो, क्योंकि सेक्शन ए जो है अपना कंपलसरी वाला जो है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये बात तो श्योर है कि कहीं ना कहीं सेक्शन बी का लेवल हल्का सा ऊपर आएगा, फर्स्ट सेक्शन का लेवल कम आएगा। तो पहले अपन सेक्शन ए पे जाएंगे और उसमें भी हम क्या बनाएंगे, राउंड से सवालों कर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कई बार सर, क्योंकि कई बच्चे होते हैं फीस को लास्ट में करते हैं, टूट पड़ते हैं लास्ट में क्वेश्चन। फिर क्या होता है, वो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत का क्वेश्चन समय खर्च करने वाला था, उसने 5 मिनट या 4 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दिया सपोज दैट, तो लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उसने पढ़ ही नहीं पाया और उसको टिक करने थे उसको, तो वो रह जाते हैं सर। लास्ट के 15-20 क्वेश्चन रह गए तो वो कोई मतलब ही नहीं। मेरा कहना है कि उस सेक्शन फर्स्ट को पहले राउंड फर्स्ट में सोल्व करे। मान लो कि 35 क्वेश्चन थे, उसमें से बच्चे ने फर्स्ट राउंड में 15 या 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बाकी उसको दोबारा एक राउंड और उसी सेक्शन का ले, वो उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का एक सेटअप होता है पूरा का पूरा, कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो अच्छा बच्चा ही कर पाता है। रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपर रैंक जो डिसाइड करता है वो वही बच्चा वही क्वेश्चंस करते हैं। तो उस बच्चे को पहले राउंड फर्स्ट में आसान क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि उसका आसान वाला क्वेश्चन बाद में ना छूटे। उसके बाद उसको सेकंड राउंड में थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन जो बहुत
बहुत ही अभी क्वेश्चन पढ़ने पे समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने पढ़ा नहीं हो ध्यान से, पहले टॉपिक पढ़ा ही हाँ, नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस वीक है, कॉन्फिडेंस वीक है उस टॉपिक उसको के एक बार अंदर, स्किप उसको एक बार स्किप कर दें। उसके बाद में आओ आप सेकंड राउंड के अंदर, जी सर। सेकंड सेक्शन के अंदर आओ। सेकंड सेक्शन में जो सेक्शन बी है उसके अंदर थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। अब क्या था कि पिछले साल सर कुछ बच्चों के साथ दिक्कतें ये आई कि बच्चों के पास समय कम था, तो बच्चे ने क्या किया कि वो जज ही नहीं कर पाया कि मेरे को सवाल कौन सा तो आता है कौन सा नहीं आता। वो क्या किया, कोई भी स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिया उसको लग गया, उसमें टूट पड़ा, वो तो बिल्कुल बड़ा समय खर्च हो गया, समय खराब हो गया। जहां उसके 5 क्वेश्चन होने थे उसने वो एक ही क्वेश्चन कर पाया, ये थोड़ा नुकसान हुआ बच्चे को। तो इसके लिए जो एनटीए ने डिसाइड किया, थोड़ा कुछ समय एक्स्ट्रा दिया, सोच समझ के डिसाइड किया, ताकि बच्चा क्या करे उस क्वेश्चन को सोच समझ के कर सके। जी, उसको पढ़ ले, पढ़ने के बाद देख ले कि भाई मेरे को आता है, नहीं आता तो मैं अगले वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो उससे वो डिसाइड करे कि वो जो क्वेश्चंस उसको 15 क्वेश्चन में से कौन से 10 करने हैं वो डिसाइड करने हैं, कौन से 10 करने हैं जो उसको अच्छे से, कौन से 5 छोड़ने हैं। जी, ये चीज उसको करनी है। उसके बाद में सेक्शन बी में ये करने के बाद बाकी ये देखे कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स में आप छूटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में अगर उसके पास समय बच रहा है तो उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करे जिनमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थी, समय लगने वाला था। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे को आता है लेकिन कैलकुलेशंस टफ थी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट, आंसर मैच नहीं हो रहा हो, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो बच्चा उसको लास्ट टाइम पे करे ताकि समय बचा है तो कर सके, और नहीं बचा तो अपन कम से कम ये तो श्योर है कि हम सिलेक्शन के दायरे में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बच्चे का काम है कि सिलेक्शन के दायरे में, उसके बाद में हम रैंक में आए। बिल्कुल 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन करने के बाद वो आराम से सिलेक्शन की रेंज में आ जाएगा, सिलेक्शन के दायरे में। ये चीज बच्चे को डिसाइड करनी है। बाकी बच्चे को पेपर को टफ मान के ये कभी नहीं जज करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या पेपर को आसान मान के खुश नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि उस समय पर आपको कूलनेस, कामनेस रखनी पड़ेगी, उस समय आपको शांति से पेपर को सोल्व करना पड़ेगा, ना जल्दबाजी को कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो वो अपन को ध्यान देखे हुए चलना है। बिल्कुल। ये मेरा कहने का मतलब है। कई बार मैंने भी देखा है कि जो अपने चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चे टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आगे, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं, दूसरे क्वेश्चन छूट जाते, दूसरे क्वेश्चन आसान थे और वो जो टफ क्वेश्चंस करके आए उनमें से कुछ गलत हो गए। तो वही मैंने कहा कि राउंड से अगर टाइम भी ज्यादा लग गया और वो क्वेश्चन भी गलत हो गए, और उनसे जो आसान क्वेश्चन थे वो रह गए, उसको क्योंकि वो कर सकते थे वो आराम से। पूरा एक राउंड ले लेगा बच्चा, उससे आसान क्वेश्चन जज हो जाएगा, उसको इससे अपन को समय भी एक्स्ट्रा कुछ मिला है तो उससे अपन क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। ये बात बच्चों आपको बार बार बताई गई है, टेस्ट सीरीज से पहले भी बताई गई थी। अपनी बहुत ही लंबी टेस्ट सीरीज चली है, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद लगभग अपने जो है 15,000 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिले हैं। इसमें फिजिक्स की मैं बात करूं तो 4,000 to 5,000 क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने टेस्टों में खूब सारे क्वेश्चन मिले बच्चों को। ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस कराई है आप लोगों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है 2 या 3 राउंड में ही पेपर को सॉल्व करते हैं। कभी भी अपने को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है पेपर में कि एक ही राउंड में क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करना है, टूट नहीं पड़ना है पेपर के ऊपर। वहां पे आपको थोड़ा सा जो है समझदारी से भी काम लेना है। ये बात सर ने भी बताई है, सर ने बताई कि शुरुआत में अगर टफ क्वेश्चन आ गया जी तो घबराना नहीं है अपने को, घबराना नहीं है। मैं हर साल बच्चों के साथ देखता हूँ और बच्चा आके यही कहता है कि सर शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई तो मैं तो डर गया क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन को देख कर डर गया, वो आया ही नहीं, मेरे को पेपर ही खराब हो गया। ये चालाकी हो सकती है एग्जामिनर की आपको फंसाने के लिए, इसलिए किसी भी तरह से नहीं फंसना है। बहुत बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज में हम भी फंसाते हैं बच्चों को। जो स्मार्ट बच्चा होता है वो यही चीज करता है सर। वो क्या करता है, जो टफ आ गया स्किप करो, आगे चलना है, बस ये है। वो रैंक बना जाता है बच्चा फिर बाद में। कई बार 2 क्वेश्चन इजी दे के फिर एग्जामिनर एक क्वेश्चन टफ दे देगा। आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। बाद में समय के साथ आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बेटा, तो आपका स्कोर अपने आप ही इंप्रूव कर जाएगा। लास्ट में कंक्लूड करते हुए अगर देख रहे तो अपन जी बाजा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस अपन को बनाए जी सर। हर जगह अगर अपन बात करें तो अपन में एक शायरी कहना चाहूंगा आपको इस बात जी कि एग्जाम में मुश्किलें जरूर आएंगी, एग्जाम में मुश्किलें जरूर आएंगी, पर बेटा अपन को इतना कॉन्फिडेंस रखना, एग्जाम में मुश्किलें जरूर आएंगी पर पूरे साल की पीसीपी और आपकी मेहनत के सामने वो बोनी नजर आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाजा सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मुश्किलें बहुत नजर आएंगी लेकिन आपकी मेहनत के सामने बोनी हो जाएंगी। लास्ट टाइम में अब जैसे नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बहुत से बच्चे अब पूछते हैं कि सर अब लास्ट में करें क्या, क्योंकि जो पढ़ाई करनी थी वो तो कर ली, अब कुछ नया भी नहीं करना, नया करने के लिए भी अपन मना करते हैं जी। तो अब लास्ट में जैसे आपने बताया कि फॉर्मूला बुकलेट से फॉर्मूले जो हैं देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, और एनसीईआरटी के एक बार जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा
कि जो आपने बच्चों लास्ट के 5 या 6 फुल सिलेबस पेपर दिए हैं, जाहिर सी बात है कि उन पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे। अब लास्ट में अपने को कुछ नहीं करना है बच्चों, अपने को उन क्वेश्चंस को एक बार फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वेश्चन मेरे लास्ट के 5, 6, 7 पेपरों में गलत हुए हैं या नहीं हो पाए मुझसे। और कुछ नहीं करना आपको, वो क्वेश्चन तो खैर आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन मेरे कहने से आप एक काम और करें कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको आप एक बार रीड कर लें। इससे क्या होता है कि अपने जो कॉन्शियस माइंड रहता है, इसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पेपर में जाने से पहले कि मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, जैसे अभी सर ने बताया, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, हो सकता है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया हो आपका गलत हो गया हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक बार सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी को दोबारा पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे उस टाइम आपको याद हाँ, तो आपको याद भी रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि सब मेरी जो गलतियां थी वो तो मैं पढ़ के आया हूँ। उससे आपके माइंड को बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी गलतियां ढूंढनी है, गलतियां ढूंढ के और उनकी बस थ्योरी पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थ्योरी पढ़ लीजिए, इससे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका। और एक जो एकदम बेसिक छोटी सी बात बेटा, जैसे एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको कम से कम 3-4 बार आपके रोल नंबर जब पढ़ने बैठो तो आपको रोल नंबर की आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में कुछ बच्चे क्या होते हैं, रोल नंबर लिखते टाइम गलती हो जाती है, बच्चे वगैरह बहुत घबरा जाते हैं। शुरू के 10 मिनट बड़े क्रूशियल रहते हैं उस समय पेपर में, घबरा जाओगे। इससे अच्छा है आपको क्या करना है, जैसे एडमिट कार्ड आ गया 4-5 दिन जैसे रोल नंबर देखते रहना बार बार, पढ़ने बैठो आप अपने नोटबुक पे लिख लो उसी टाइम, 4-5 दिन प्रैक्टिस करो तो याद ही हो जाएंगे रोल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या होता है, अपन जैसे पीसीबी के रोल नंबर है आपको वो याद हो के आप हो सकता है गलती कर दो। आप पीसीबी के रोल नंबर भर दो वहाँ पे जो है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पूरे साल से आपकी आदत हो रही है, इतने टेस्ट लिए हैं कि आपको सब कुछ रट गया है पूरा अच्छे से। इसलिए आपको ध्यान रखना है 4-5 दिन आप जैसे पढ़ने बैठो नोटबुक पे रोल नंबर क्या करें, बिल्कुल बिल्कुल, इससे याद हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया कि शुरू में 5-10 मिनट बड़े क्रूशियल होते हैं पेपर में, उसमें बहुत हड़बड़ाहट होती है, कुछ बच्चे अपना रोल नंबर गलत लिख देते हैं, फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि अब क्या ही होगा, मैंने तो रोल नंबर ही गलत लिख दिया, तो आगे का पूरा पेपर खराब हो जाता है। एक बात और कि अब की बार कुछ बच्चों के सेंटर्स जो आए हैं वो उनकी होम सिटी में आए मोस्टली, सभी बच्चों के होम सिटी में आए। सीकर का कोई बच्चा था उसका सीकर के एरिया में ही सेंटर आया है। तो जो बच्चे कोचिंग में कहीं भी तैयारी कर रहे थे वो अभी इस समय पर मोस्टली होम टाउन जा चुके हैं। होम टाउन जा चुके और नहीं गए तो 1-2 दिन 2-3 दिन पहले चले जाएंगे बच्चा, तो वो घर पे रहेगा। मुझे पता है जहां तक वो टीवी है, मोबाइल है, इनके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दूर रहना आपको। अभी बेटा इन सब चीजों से दूर रहना है पेपर से पहले, ऐसा नहीं कि टीवी देखने बैठ जाओ, क्योंकि इनसे क्या होगा सर, उनके नींद की और ये दिक्कतें शुरू हो पूरा वो रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा नींद का वो टाइमिंग सेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। अपने घर वालों के अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, उस समय डिप्रेशन में आ रहे हो, घर वालों के साथ मनोरंजन करो, बैठो, बातचीत करो, घर वालों के साथ बातें करें, उससे सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। भाई बहन है उनसे हंसी खेल मजाक करें, ध्यान डाइवर्ट कर लें अपना, ध्यान डाइवर्ट। मोबाइल और टीवी से बचने की कोशिश करें इस समय पर, क्योंकि उससे नींद जो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन है ना, उस समय आपको अपने आप को बिजी रखना है। उस समय आपको जो है कुछ पेपर सॉल्व कर लेना है, या जैसे मैंने बताया कि अपनी जो गलतियां हुई है उनको ढूंढ लेना है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना हो इसके लिए सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि टीवी और मोबाइल से भी अपने को दूरी बनाए रखना है। जो कई बच्चे दोपहर में सोते हैं, तो दोपहर में सोने का समय हटाकर उस 1 बजे से लेकर 5 से 6 बजे का टाइम जो टेबल चेयर पे बैठकर मैक्सिमम एक्टिव रहे अपने दिमाग को। मोड में तो बिल्कुल ना रहे। 3-4 दिन के अंदर जो भी 4 दिन 5 दिन मिलते हैं बच्चे को, उसके अंदर वो उसी समय में पूरा सवाल करते, पेपर नहीं भी दे रहा है तो सवाल करता रहे, उस समय पढ़ता रहे अपने उस बैठ कर। हाँ, जैसा मैंने बताया, आप अपनी गलतियां ढूंढें और उन्हीं को कर लें, उन्हीं की थ्योरी रिवाइज कर लें, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो 3-3.5 घंटे बैठे ही रहे उसी समय, उसमें रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, नहीं आना, ना खाना है ना पीना। उससे पहले आपको ये समझो कि आप 3.5 घंटे थे उस टेबल से उठना ही नहीं, टेबल से उठना ही नहीं आपको, ये एक्टिव मोड लाना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे अपने यहाँ जो टेस्ट सीरीज हुई है उससे आप सभी बच्चों को हमने ये तो महसूस करवा दिया कि अपने अंदर कहाँ कमी है। जी जी जी, तो ये आप सबको पता लग चुका है कि अब मेरे अंदर कहाँ कमी है, तो उस कमी को दूर करने के बस लिए बस आप बस आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया। लास्ट जैसे सर बोल रहे हैं कि होम टाउन में आए अपने सेंटर्स कुछ बच्चों को, तो आपको ऐसे नहीं कि यार वो जगह तो मैं जानता हूँ, हाँ, तो वहाँ आराम से जा रहे हैं, घूमते घूमते जा रहे हैं, घर से लेट निकलो, पता चला हड़बड़ी हो जाए, आपका माइंड पहले स्टार्टिंग में डाइवर्ट हो जाए, तो इसलिए टाइम से आपको सेंटर पहुंचना है। ऐसा नहीं कि उस जगह को तो मैं जानता हूँ होम टाउन में है, तो इससे बिल्कुल टाइम लेके वो सेंटर के लिए आपको निकलना है, आपको फिक्स टाइम से घर से निकलना है। ऐसा नहीं कहीं लेट हो जाए, रास्ते में जाम लग जाए, कुछ और हो जाए, बारिश का मौसम, अचानक बारिश आ जाए, आप जी जी, ये भी है, आपको ध्यान रखना आपको स्पेशली ध्यान रखना है बेटा।
टाइम से घर से निकला है, सेंटर पे प्रॉपर टाइम से पहले ही पहुंचना है आपको, कि आप ऐसे माइंड डाइवर्ट ना, इधर उधर ध्यान ना, बिल्कुल 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 चीज का ध्यान रखना आपको। जी सर, जी सर। ओके सर। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इनका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारी एक कविता है, उसकी 2-3 पंक्तियाँ हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। जो भी आपके टेस्ट सीरीज में जिन भी क्वेश्चंस में गलती हुई है, जो भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, तो बेटा असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई उसे ढूंढें और सुधार करें। अभी भी अपने पास टाइम है, लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जहां कमी रह गई जितना सुधार सकते हैं उसको सुधारें, जहां कमी रह गई उसे ढूंढें और सुधार करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और एक बात मेरी ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार। नमस्कार। बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ लक बेटा।